हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस करेंगे जाके। और जैसा कि हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज से हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जाके। ठीक है, तो एक ही क्लास में आज हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा जाके, वो हम लोग करेंगे जाके 1 मार्च 2024 में जो 4 शिफ्ट हुई थी, तो उसमें हम लोग 2 शिफ्ट के आज मतलब की सोल्यूशन करेंगे जाके। ठीक है ना। तो जैसा कि बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, कह रहे हैं कि हितेश अपने कलम का मूल्य 28,875 रुपए अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। कलम का क्रय मूल्य कितना है? देखो, मैंने आप लोग एक बताया कि एक रिलेशन होता है सीपी और एमपी में। तो एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखना है, सीपी बटे एमपी में एक रिलेशन होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। अब देखो, मैंने जितने भी प्रैक्टिस कराया जाके आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार आने को मिला है। इस रिलेशन पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जाके। करें कि एक कलम का मूल्य 28,875 रुपए अंकित करता है और देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है और फिर भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है। तो देखो, सीपी की वैल्यू हमको लोगों निकालनी है 28,800 कितना रुपए दिया है, 75 रुपए। ये हमारा एमपी दिया है, इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, 20% का डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 80। ऐसे इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है 40% का हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम चीजों कैंसिल कर लेंगे जाके। 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे जाके कितना 7 आ जाएगा। 7 से इधर कैंसिल करेंगे, 7 चको 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 गुना 35। तो सीपी बराबर क्या आ जाएगा, हम लोग 4125 का 8 में गुणा कर देंगे जाके। सॉरी 4 में तो ये 1600 हो जाएगा। 4000 4 में गुणा करेंगे 1600 और 125 चौको 500 होता है, तो 16,500 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 16,500। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है। इस रिलेशन में बहुत ही ज्यादा वो क्वेश्चंस पूछता है जाके। ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 110, 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, वो ये बोल रहा है कि जो 110 और 11 और 220, इसका पूछ रहा है कि वो आपसे एलसीएम बटे एचसीएफ, उसने ये अनुपात पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो एलसीएम इसका क्या होगा जाके, इनका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो 220 ही हो जाएगा और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 दूनी 20, 11 एकम 11, 11 दूनी सॉरी 22, तो 20.1 क्या आ जाएगा, इनके एलसीएम और एचसीएफ का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा जाके। ठीक है, तो देखो इसका बस हमें क्या करना था, एलसीएम लेना था। अच्छा, एलसीएम अगर कुछ लोगों को नहीं पता, देखो एलसीएम लोग कैसे लेते हैं। देखो, सबसे पहले देख लेंगे इनमें कॉमन क्या है, हमारा 11 कॉमन है। तो अगर हम लोग यहाँ 11 काट देंगे जाके तो ये 10 बाहर जाएगा, 11 एकम 11 और यहाँ बचेगा 11 दूनी 20, 20। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, इनका एलसीएम ले लो, तो 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम को लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोहन अकेले काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और मोहन अकेले उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा। देखो, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे कि सोहन जो है वो अकेले काम को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ठीक है, और जो मोहन है वो अकेले इस काम को 36 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, यहाँ से हम लोग इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 36 हो जाएगा। तो इनकी अगर हम लोग इससे भाग करें, इनकी क्षमता निकल आएगी एक दिन की, 18 दूनी 36, 36 एकम 36। अब वो यही कह रहा है कि
अगर ये लोग 36 काम को दोनों मिलकर करेंगे, सोहन 2 की क्षमता से और मोहन 1 की क्षमता से, दोनों अगर मिलकर करेंगे जाके तो 3 की क्षमता से करेंगे तो 12 3 36, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 12 दिनों में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो जो टाइम एंड वर्क के सवाल वो भी हमारे काफी ज्यादा आए हुए हैं। ठीक, कभी 2 लोग कहते हैं, कभी 3 लोग। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 40 बराबर 3v बराबर 12s है तो t अनुपात v अनुपात s का मान ज्ञात कीजिए। देखो उसने ये बोला है कि 40, ठीक है ना, 40 इज इक्वल टू 3v बराबर 12s। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि t अनुपात v अनुपात s का मान बताना है। t रेशियो v रेशियो s का मान हमको बताना है। तो देखो हम लोग एक चीज याद रखना जाके, अगर कभी भी ऐसे कह दे कि ax, ये चीज याद रखना, अगर आपको कभी ऐसे दे दे ax अनुपात by अनुपात cz, ठीक है, बराबर, मतलब ये दिया है और आपसे ये पूछ दे कि x रेशियो y रेशियो z का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है जाके हम लोग क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि ax by cz आपको दे दे, ठीक, और आपसे कहें x रेशियो y रेशियो z का अनुपात बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें a b c का एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक, तो जो x का अनुपात हो जाएगा, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? a b c का जो एलसीएम होगा, एलसीएम को हम लोग हर जगह क्या कर देंगे, जाके भाग कर देंगे। अगर a से करेंगे तो x का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, जो भी एलसीएम हमारा आएगा उसको b से भाग कर देंगे, और जो हमारा z बराबर होगा एलसीएम को अगर हम c से भाग कर देंगे, तो ये हमारे क्या होते जाके x y z के मान होते जाके रेशियो में। ठीक है ना, ये तरीका हम लोग लगाते हैं। तो ऐसे ही उसने बोला है कि जो हमारा 40 क्वेश्चन बोला है बराबर 3v बराबर 12s, तो हमसे वो क्या कह रहा है कि अब देखना कैसे हम लोग कितनी फास्ट इसका आंसर देंगे, जाके t रेशियो v रेशियो s का मान पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला, हम लोग a b c का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 3 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, और 12 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12। ऐसे ही v का मान कैसे निकलेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, मतलब 12 को, और 12 एकम 12, तो t v s का रेशियो कितना आ गया जाके 3 रेशियो 4 रेशियो 1। ठीक, तो ये चीजें आप लोग क्या करेंगे, जाके माइंड में ही करनी है जाके, ये चीजें हम लोग क्या करेंगे, जाके माइंड में करेंगे, जाके ऐसे करेंगे जाके कि 3 4 3 12 के एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जब 3 से डिवाइड करेंगे 4 12 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 3 4 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे, मतलब इस प्रकार की सवालों को करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो बोर्ड मास का है, जाके 540 माइनस 270 डिवाइड 5 प्लस 34 इंटू 2 का मान कितना है। देखो वो कह रहे हैं 540, ठीक, माइनस 270 और भागित 5 प्लस 34 इंटू वो 2 का से मान पूछ रहा है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जाके डिवाइड करेंगे जाके, तो हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, जाके 55 25, 2 बचेगा, 5 चौको 20, और 34 दूनी कितना होता है, 68 होता है। ठीक है, अगर हम लोग अब यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे, अगर हम इसको जोड़ ले या जोड़े घटाए कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, जाके इसको इसमें घटा दे, इसको अगर हम लोग हल करेंगे कितना आएगा, ये प्लस का हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे जाके कितना हो जाएगा, 554 हो जाएगा। तो बॉन्ड मास के सवाल
एसएससी जीडी 2022 में बहुत ही आए हुए जाके, एक एक शिफ्ट में आप लोग को 2-3 दिन सवाल मिल जाएंगे जाके, ठीक है। तो जो भी बोर्ड नोट्स के सवाल हुआ करेंगे हम लोग बस एक बोर्ड नोट्स का सवाल किया करेंगे, बाकी सब आप लोग करेंगे जाके, क्योंकि हमें क्या करना है जाके 2 शिफ्ट हल कर रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बोल रहे हैं, देखो मान लिया कि हमने 980 में से क्या घटाया जाके, मान लिया कि जो 980 है उसमें से हम x घटा रहे हैं, मान लिया कि 980 में से x घटाने पर जो प्राप्त संख्या है हमारी क्या होगी जाके 1350 के 40% के बराबर होगी, ठीक। तो 40% की फ्रिक्शन वैल्यू देखो, 40% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है 2/5 होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे जाके 2/5, ठीक। हम लोग 2 से इसको काटेंगे, 2 पंची 10, 5 दूनी 10, 3 पर 5 सते 35, ठीक है ना, और 0 आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा जाके 540 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा इधर 540 हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, तो 540 980 में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और जब ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 डालेंगे 1000, तो 1520 कितना, x का मान कितना आ जाएगा 1520, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट ये उधर जाएगा घट जाएगा, सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे घट जाएगा। तो जब हम लोग इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 40 को घटाएंगे 940, तो हमारा 500 घटाएंगे 440, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ए बी और सी अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखो टाइम मैनेजमेंट के देखो हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आपके मिल ही जाएंगे जाके। तो देखो कह रहे हैं कि ए है और बी है और सी, ये 3 लोग हैं। तो जो ए हमारा है वो काम को करता है 10 दिन में, बी हमारा काम को करता है 12 दिन में, सी हमारा काम को करता है 15 दिन में। तो अगर हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक। ये 6 इसकी क्षमता आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि जो बी है वो 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो हम लोग कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, या कोई भी जो बंदा होता है अगर वो काम जितने दिन पहले छोड़ता है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते, हम लोग क्या करेंगे उससे उस 3 दिन का काम करा लेंगे और उसको अपने साथ में ले लेंगे, ठीक। तो 3 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा 5 की क्षमता से 15 हो जाएगा जाके, तो 15 हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा जाके 75 काम आ जाएगा। अब हम लोग इसको साथ मिला लेंगे, 6, 4, 10, 5, 75 काम को 5 की क्षमता से करेंगे जाके, सॉरी 15 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 15 बचे 75, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे 5 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में रमेश को कुछ विषयों में 85, 123, 54, 98, 63 और 45 अंक मिले। उन विषयों में रमेश ने के औसत अंक कितने हैं। देखो ये तो बस आसान सा क्वेश्चन है जाके, इसको हम लोग क्या करेंगे सारे डाटा को ऐड कर लेंगे और जितने सब्जेक्ट हो उनसे भाग दे देंगे, जैसे 6 सब्जेक्ट है, ठीक। अगर हम लोग ऐड करेंगे जाके 85, 123, ठीक है ना, अगर हम लोग 85, 123 सबको ऐड करेंगे जाके, ठीक है, तो देखो हमारा कितना आ जाएगा जाके, चलो हम लिख के देखो 85, 123 और हमारा क्या है 54, 98, 63, 54, 98, 63 और 45, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये है ना 63, 98, हाँ ठीक है,
तो 5 3 8 दूनी 16 4 20 3 23 5 28 8 आ जाएगा हासिल 2 6 4 10 19 24 तो 26 26 8 34 34 35 1 36 हासिल 3 1 और 3 4। तो इसका सम कितना आया जाके 468 आएगा। अब कितने नंबर सब 1 2 3 4 5 6 तो हम लोग 6 से भाग कर देंगे तो 6 सत्ते 42 ठीक। तो यहाँ 4 बटे 6 48 तो उसका औसत कितना आ जाएगा जाके 78 आ जाएगा 78। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे डाटा क्या आसान है, आप लोग इसको ऐसे कर लो ज्यादा सही जाके ठीक है ना। और जैसे कहेंगे डाटा थोड़ा जैसे 85 हो 95 हो 65 हो मतलब थोड़ा पास पास में रहता है। यहाँ देखो डाटा कितना ज्यादा चला गया, यहाँ देखो डाटा यहाँ से अगर किसी का मतलब कि इधर उधर है ठीक है ना, बहुत ज्यादा गैप है डाटा में। तो आप लोग उसको ऐसे आसानी से जोड़ लिया कीजिए ठीक है। बाकी अभी आगे एक सवाल है जाके हम लोग वहां पे बताएंगे जाके उस सवाल को कैसे करना। देखो हम लोग स्मार्ट तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं ठीक, लेकिन क्वेश्चनों को स्मार्ट तरीके से वही किया जाता है जहाँ पे उस क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा हो ठीक है ना, वरना हम लोग अपने बेसिक तरीकों से ही क्वेश्चनों को करेंगे जाके, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन लोगों को आना ही चाहिए ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कितना अच्छा है। 7,000 रुपए की धनराशि पर 36% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जाके। तो देखो रेट उसने कितनी दी है, देखो जब रेट उसने दी है 18%, लेकिन उसने ये बोला है कि हाफ अर्ली मतलब कि अर्धवार्षिक बोल दे। जब कभी भी अर्धवार्षिक बोल दे तो हम लोग क्या करते हैं रेट को कर लेंगे आधा कर देते हैं और जो हम लोग टाइम क्या कर लेते हैं टाइम दोगुना कर देते हैं ठीक है। यहाँ पे सॉरी 36% है रेट ठीक। तो जो हम लोग जब रेट को आधा करेंगे तो 18% रेट आ जाएगी और टाइम हमारा 1 साल है तो उसको आधा करें उसको दोगुना कर देंगे मतलब कि 2 हमारे स्लॉट बच जाएंगे ठीक है ना। टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है ना ठीक। 2 साल हम लोग टाइम मान लेंगे मतलब कि 6-6 महीने के 2 गैप हो जाएंगे जाके ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया जाके जब 2 साल के लिए ब्याज निकालना हो किसी रेट पर तो हम लोग उसके लिए फार्मूला लगाते हैं a प्लस का b प्लस ए बी बटे 100 ठीक। तो यहाँ दोनों बार a और b सेम है तो 18 18 36 हो जाएगा और प्लस 18 इंटू 18 करें 18 का स्क्वायर 324 बटे 100 करेंगे इतना आ जाएगा। तो 39.24% क्या आ जाएगी हमारी 2 साल का ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 7,000 रुपए मूलधन कितना दिया 7,000, लेकिन रियल में 200 की वैल्यू उसने क्या दी है 7,000 जो है हमारा वो 100% का मान है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि 39.24% का मान, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा 2 0 2 0 तो यहाँ से 1 0 बैलेंस हो जाएगा 1 0 यहाँ आ जाएगा नीचे ठीक। अब लोग क्या करेंगे जाके सीधा से इसका यहाँ गुणा कर देंगे जैसे 7 चौको 28 7 दूनी 14 2 16 और ऑप्शन को मिलाते जाएंगे क्या 86 करके कोई आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा लास्ट में देखो 1 दशमलव तो आएगा जाके 8.6 करके ठीक। 8.6 करके कौन सा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो देखो इस तरीके जो कैलकुलेशन अगर हम लोग होंगे जाके अपना पूरा मिलाएंगे नहीं जाके, अगर हमारा कोई ऑप्शन मिला तो कर लेंगे जाके, बाकी आप लोग देख सकते हैं कैसे किया जाएगा पूरा ठीक। 8 दूनी 16 और 8 7 दूनी 14 7 9 ये 63 1 65 सॉरी 64 हो जाएगा हासिल 6 बजे 7 तारीख 21 6 27 ठीक है 27 46.8 क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग बस वैसे ही जहां से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा वहीं से हम लोग उसको छोड़ देंगे ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ये याद रखना जाके कि कभी भी अगर रेट आधी कर देता है तो हम लोग टाइम को क्या कर देते हैं दोगुना कर देते हैं और उसके लिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है ए बी रूल ठीक है। तो अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है
गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना जाके कि जब कोई भी गोले, गोला को लेना है इसमें, हाँ गोला बोला, देखो जब कोई भी गोले की त्रिज्या 7 होती है, ठीक, तो उसका एरिया हमारा जो, जैसे त्रिज्या 7 है तो उसका जो एरिया होता है वो हमारा कितना होता है जाके, एरिया जो हमारा होता है वो 154 होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उसने त्रिज्या कितनी है दी है जाके, उसने 4.2 दी है, तो ये इसका कितने गुना है, 0.6 गुना है। तो एरिया भी हमारा कितना हो जाएगा जाके, इसका 0.6 गुना हो जाएगा, ठीक। लेकिन पॉइंट देखो, जो गोले का क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 4πr²। तो यहाँ पे त्रिज्या 2 बार आती है ना, स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ भी 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा। कहने मतलब कि क्षेत्रफल हमारा 154 इंटू 36 हो जाएगा, ये तो 0.36, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब आपको त्रिज्या 7 दे दे तो जो एरिया होता है वो हमारा कितना हो जाता है जाके, 154 होता है, ठीक। और अब त्रिज्या इसका कितने गुना है, 0.6 गुना है, कह रहे ना 4.2 है जाके, तो त्रिज्या 0.6 गुना हो गई तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में πr² आता है जाके, ठीक है ना, तो 0.6 का स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो 0.36 गुना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये πr² की वैल्यू है। देखो ये चीज जो होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है जाके उसकी लेवल होती है, मतलब कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये इसके लिए वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ πr² आया तो 4 इंटू ये एरिया हो गया जाके कितना, 154 इंटू 0.36, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, इसी तरीके से कर लेंगे, इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे जाके, ठीक है। मान लें कि अब इसमें कैसे गुणा किया जाए, तो आप लोग इसको क्या करेंगे जाके, अभी हम लोग दशमलव भूल जाएंगे, ठीक है ना, बस 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 9 इंटू 4, ठीक। तो 16 को पहले 4 चौको 16 गुणा कर, 16 चौको 64, हासिल 6, 16 5 80, 6 86 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 8, 16 कम 16 8 24, और इंटू हम लोग 9 का मल्टीपल करेंगे, 9 चौक 36, 9 छक 54, 3 57, और 2 के बाद दशमलव तो लगेगा ही आके। तो लास्ट में 0.76 किसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है, डी हो जाएगा जाके 0.76 करके, ठीक। तो बाकी हम लोग आगे ऑप्शन को देखो हल मत किया कीजिए, ठीक है ना, आपका जहां से आंसर मिल गया आप वहां से उसको टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको यहाँ पे ये भी ऐसे देखा जाए तो आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, ठीक है ना, अगर हम लोग ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक करें तो उससे भी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 11 के मल्टीपल में क्या रहता है, कहेंगे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं जाके, बाकी में छोटा मेट्रो कैलकुलेशन है तो हम लोग उसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कार विक्रय मूल्य 11,440 रुपए है, यदि कार को 45% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या है। देखो एक कार का विक्रय मूल्य कितना है 11,000, ठीक, 11,440 रुपए, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि जो कार है उसको 45% की छूट पर बेचा जाता है, तो मतलब कि वो 55% की वैल्यू दी है ना, ठीक। तो 11,440 क्या है, देखो अंकित मूल्य तो उसका 100% होगा ना जाके, देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब इस पे 45% की छूट दे दी गई है तो ये कितने बिकेगा जाके, ये 55% पे ही तो बिकेगा ना, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 55%। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है 55% की वैल्यू से दी 11,440, तो आपसे मार्केट प्राइस पूछ रहा है 100% की वैल्यू पूछ रहा है, परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन 11 25 55, 11 कम 11, 11 चौको 44, 5 से काटेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, इसका दोगुना करेंगे जाके 208 और 2 जीरो, तो 20 800 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो आप लोगों के लिए एक बैच भी मैंने स्टार्ट किया जाके एसएससी जीडी वॉरियर सीरीज के नाम से बैच है हमारा। ठीक है, यूट्यूब पे उसकी क्लासेस चल रही है और मैंने उसमें परसेंटेज को कंप्लीट कर दिया है जाके। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे जाके कि उधर हम लोग क्लासें पढ़ रहे हैं। देखो वो जो बैच हमारा केवल 50 क्लासों में कंप्लीट मैथ आपकी हो जाएगी जाके। ठीक, जो भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आएंगे जाके, ठीक है ना, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जाके। ठीक, और बाकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर ही रहे जाते हैं, तो आप लोग वहां भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि सुंदर जेठालाल से 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 45,000 रुपए का ऋण पर लेता है, तो 5 वर्ष के अंत में सुंदर को कितना ब्याज देना होगा। देखो ब्याज पूछा है, देखो रेट उसने दे दिया 8%, टाइम दे दिया 5 साल, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक, और उसने कितने रुपए लिया है, मूलधन 45,000। तो जो 45,000 हमारा है, तो जो हमारा 45,000 रुपए है वो हमारा क्या है, वो 100% का मान, 100 का मान दिया है। ठीक, और हमसे ब्याज पूछ रहा है 40 का मान, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो, 4 पंचे 20 और कितना हो जाए, 4 चौको 16 2 22। ठीक, अंत में सुंदर कितना ब्याज देना होगा। ठीक है ना, अच्छा 45,000 है, 45,000 है जाके, ये तो 100 का मान हो गया, तो 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। ठीक, तो 2 जीरो लग जाएगा, 4 पंचे 20 का जीरो, 4 चौको 16 18, तो कितना आंसर आ जाएगा जाके, 18,000। ठीक, तो 18,000 क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, देखो एसआई हो गया, सीआई हो गया, ठीक है ना, और जो डिस्काउंट हो गया जाके, ठीक, और जैसे एवरेज हो गया जाके, और आपका टाइम एंड वर्क हो गया जाके, ठीक, और स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया जाके, एलसीएम एचसीएफ हो गया जाके। ठीक है, तो आप लोग, और एक जैसे हम लोग मान ले जाते हैं सिंप्लीफिकेशन हो गया जाके। इन चैप्टरों के अगर आप लोगों को अच्छे से तैयार है जाके, ठीक, तो इन चैप्टरों पे आप लोग तो अच्छे से ही तैयार कीजिए। और मेंसुरेशन में जो हमारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जाके, मेंसुरेशन में हमारे फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हो गए जाके वो, ठीक, अगर ये सब चीजें आप लोग तैयार है अच्छे से, तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, वो भी आसान आसान क्वेश्चन। ठीक, तो इन चैप्टरों पे आज पकड़ अपनी बहुत अच्छी रखिएगा, क्योंकि अगर इन चैप्टरों से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे कि 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 45 है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम लोग बिल्कुल साधारण से ऐसे कर सकते हैं कि 15 संख्याओं का औसत 33 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक, तो ये टोटल संख्याओं का योग हो जाएगा, और नंबर कितने, 15 33 कितना हो जाएगा जाके, 48। ठीक, तो ये हर चीज देखो 2 बार लिखी तो आगे बस 2 का गुणा कर दो, 15 × 33 बटे 48। ठीक, तो 11 3 33, 16 3 48। ठीक, तो 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 165 बटे 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ जाएगा, 8 6 48, तो 20.6 के कौन सा ऑप्शन आ रहा है जाके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या, 20.6 करके स्टार्ट है, और कोई ऑप्शन नहीं है जाके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस हम लोग इसके आगे की वैल्यू से नहीं, मतलब हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दिया। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया जाके। देखो डाटा आसान था तो हमने चीजों को ऐसे कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर डाटा थोड़ा इधर उधर कर दे, जैसे कि आप वहां का गुणा या भाग ना कर पाए, तो हम लोग कैसे करते हैं। देखो कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 30 है और 33 संख्याओं का औसत 15 है। तो जो संख्याएं दी है, एक बार उसने पहले कितनी दी है कि उसने बोला है कि 15 संख्याएं, और फिर क्या कह रहा है
33 संख्या है, तो इनका हम लोग पहले रेशियो निकाल लेंगे। 5 दिया 15 या 3/15 और 11 दिया 33, तो 5:3 क्या आ गया, इनका संख्याओं का रेशियो आ गया। ठीक, तो अब वो क्या करें, हम लोग ये संख्या मान के चलेंगे जाके कि 5 संख्याओं के औसत उसने कितना दिया है, 33 दिया है। ठीक, और वो क्या कह रहे हैं कि जो 11 संख्या उनका एवरेज कितना है, 15 है। ठीक है, तो मान लिया हम ये मान लेंगे इनके बीच का कोई एक औसत मान लेंगे। क्या मान लेंगे जाके, इनके बीच का कोई एक औसत मान लेंगे। तो हमने जैसे मान लिया जाके इनके बीच के एक औसत 30 मान लिया, तो 30 देखेंगे कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 5 पे कितना अधिक हो जाएगा, 15 अधिक हो जाएगा ना। ठीक है, और इधर देखेंगे कितना कम है, 30 से 15 कम है। ठीक, तो 11 पे कितना कम हो जाएगा, 165 कम हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे जाके, इन सारे नंबर का एवरेज निकालेंगे जाके, तो कितना आ जाएगा, हमने 30 माना था। ठीक, तो ये जो 15 इसमें घट जाएगा तो माइनस का 150 बचेगा, तो माइनस का 150 जो है कितने पे कम होगा जाके, 11 और 5, ये टोटल का पूछ रहा है ना, 16 पे कम होगा। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे जाके, यहाँ पे इसको भाग कर लेंगे जाके। तो जैसे हम लोग इसको भाग करेंगे जाके, तो कितना आएगा जाके हमारा 9 दशमलव करके कुछ भी आंसर आएगा। ठीक, 9 दशमलव करके कुछ आएगा आंसर, तो 9 दशमलव को हम जब घटाएंगे इसमें से, तो हमारा 20 दशमलव करके कुछ आंसर बचेगा। ठीक, तो ऐसे भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जब डाटा थोड़ा टिपिकल होता है तो हम लोग इसी तरीकों से करते हैं क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 दशमलव करके हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बाकी अगर डाटा आसान हो तो आप अपना जैसे करते हो वैसे कर लीजिए। ऐसे ही देखो, आप बस प्रैक्टिस सेट से लगे रहिए। ठीक है ना, अब जब 2-4 बार उसी तरीके से हम लोग करेंगे जाके, तो आपको खुद ही तरीके पता चल जाएंगे कि कहाँ पे कौन से तरीके से सवालों को करना है। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो, जब वो 1600 रुपए में बेचता है, ठीक, तो उसको कितने रुपए की हानि होती है, 20% की हानि होती है, मतलब कि वो 80 में बेचता है। ठीक, लेकिन वो क्या कह रहा है कि यदि उसे 25% का लाभ अर्जित करना है तो उसे कितने बेचने पड़ेगा, मतलब 125 में बेचना पड़ेगा। इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 20 आ जाएगा। 125 का दोगुना कितना होता है, 250, 1 जीरो, तो 25 रुपए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसको 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2500 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, संख्याओं का योग कितना होगा। देखो, जो हमको रेशियो दिया है दो संख्याओं को, वो दिया है 3:1, तो हम लोग यहाँ से देखो, हमको ये रेशियो उसने दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कह रहे हैं कि उनके वर्गों का योग कितना दिया है, 810 दिया, तो हम लोग रेशियो में मान लिया x में गुणा कर दिए। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, मतलब कि 9x² हो जाएगा, 1x² तो कितना हो जाएगा, 10x² वर्गों का योग हो गया। जबकि वो क्वेश्चन में कितना कह रहे हैं कि 810 है, 0 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब वो कह रहा है कि तो उनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा ना, 4x हो जाएगा, तो x बराबर कितना है, 9 है, तो 9 4 36 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, और x का मान 9, तो 9 4 36, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, कह रहा है कि जो देखो, हम लोग ये बोल रहा है कि जो ए की आय है, ए और बी की आय का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे।
देखो जो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। ठीक है, कहने का मतलब कह रहे हैं कि ए किया है बी किया से 20% अधिक है। अगर बी किया है 5 है तो ए किया है कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऐसे ये कह रहे हैं कि बी किया है जो है सी किया से 30% अधिक है। 30% फ्रिक्शन वैल्यू 3/10। कहने का मतलब ये है कि अगर सी किया है, कह रहा है बी किया सी किया से 30% अधिक है। अगर सी की आय 10 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 10 3 13 हो जाएगी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो सी है ए से कितने परसेंट कम है, तो पहले हम लोग ए और सी का रेशियो निकालेंगे। तो कभी भी जब ऐसे रेशियो लिखा हो और हमसे फर्स्ट और अंतिम को पूछे तो हम लोग सीधा सीधा ऐसे गुणा कर देते हैं, कि याद रखना, ऐसे हम लोग सीधा सीधा गुणा कर देते। कभी जब हमारे ऐसे रेशियो बने ऐसे ऐसे और हमसे पहला और दूसरे का रेशियो गुना पूछे तो ऐसे से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ए का मान आ जाएगा 13×78 रेशियो में, और जो सी का मान आ जाएगा 5×50। अब वो ये बोल रहा है कि जो हमारा सी है ए की जो आय है सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो सी से 18 अधिक है, तो परसेंट भी निकालना है। ठीक, ये हम लोग ये कह सकते हैं 1/50 2% की वैल्यू होती है, 18 का गुणा करेंगे तो 36% वाला आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सब्सिडी में बहुत बार पूछा गया, कहीं 9 का पूछ लेता है, कहीं 11 का पूछ लेता है, ठीक, कहीं 6 का पूछ लेता है। जैसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो हम लोग देखो 9 से विभाज्य वही संख्या होती है, ठीक, जिसका यूनिट डिजिट 9 से विभाज्य हो। तो जैसे हम लोग पहला जो ऑप्शन है जाके 2254, ठीक, बी ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन है 48 48 58 48 42 48। देखो अगर नंबर का सम जो है 9 से विभाजित हो रहा है तो 5 4 9, यहाँ बचेगा 4, तो ये हमारा 9 से नहीं विभाजित होगा। 9 से पूछ रहे हैं 9 से, तो देखो 8 8 16 16 8 3 24, ये भी हमारा 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, ये भी हमारा हो जाए 8 5 13 4 17 8 25, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। और 8 4 12 6 18, ये हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आए हुए आपके बहुत ज्यादा है सीजीडी 2024 में, तो इनको आप लोग डिविजिबिलिटी रूल एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जाके, एक आदमी की निश्चित मूल्य पर, एक आदमी किसी निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है। कह रहे हैं कि एक आदमी किसी निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचकर 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस मोबाइल को दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो मान लिया कि उस मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सीपी कितना है, 100 है। मान लिया उसका सीपी कितना है, 100 है, ठीक है, लेकिन वो इस पे 10% का प्रॉफिट प्राप्त करता है, तो एसपी कितना हो जाएगा जाके 110 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है अगर वो उस वस्तु को उसके दोगुने मूल्य पर, पहले 110 में बेच रहा था, अब उसको कितने में बेचेगा जाके, वो मान लो 220 में बेच रहा है, तो वो कह रहा है उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। देखो 100 से 220 मतलब 120 बढ़ गया, 100 पर 120% का उसको प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 120% का प्रॉफिट होगा। देखो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, ध्यान से समझना, ठीक है, मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका 100 रुपए है। अब वो इसको 10% के प्रॉफिट में बेचेगा तो 110 की ही बेचेगा ना, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर वो इसको दोगुने मूल्य पर बेचे, अगर विक्रय मूल्य को दोगुने मूल्य पर उस मोबाइल को बेचे तो 220 में ही तो बेचेगा, तो अब उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे 220 मतलब 120 की प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, तो 100 का जब 120 निकालोगे तो 120% ही तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो ये कह रहा था क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, वह सबसे बड़ी संख्या। तो देखो जब हमसे ये कह रहे कि वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, ठीक है ना, तो वहां पे यही मतलब होता है उसका HCF पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग जब वो कह रहे हैं 68, 102 और 136, ठीक, तो हम लोग HCF के लिए क्या करते हैं, जाके आप किन्हीं दो संख्याओं का अंतर ले लें, संख्याओं के अंतर का HCF भी हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका अंतर लेंगे कितना, जब 12 मारेगा जाके 4 बचेगा और 9 में 6 जाए 4 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका भी अंतर कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक। लेकिन हमको दो जगह नहीं जरूरी, हमको एक जगह से भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। तो जो हमारा HCF होगा जाके वो या तो हमारा जो अंतर आता है जैसे 34 है, या तो HCF हमारा 34 होगा या 34 का मल्टीपल होगा, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें 34 का मल्टीपल कहीं है ही नहीं, कि तो 34 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो 34 से कम 34 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो हम लोग संख्याओं के अंतर का HCF लेते हैं, ठीक, लेकिन आप बस जरूरी थोड़ी मतलब दोनों जगह की संख्या यहाँ का भी अंतर निकाल लो तब उसका HCF लो, आप किन्हीं दो संख्याओं का अंतर निकाल लो, ठीक है। और अगर कोई संख्या बड़ी आती है तो हम लोग वहां पे कर देते हैं कि एक बार अंतर निकाल लेते हैं, ऐसे अंतर जहां तक जब तक छोटा नहीं हो जाती कोई संख्या तब तक निकालते रहो, ठीक। यहाँ पर तो पहले ही दो संख्याओं के अंतर से संख्या इतनी छोटी आ गई कि हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो ट्रेन रेलगाड़ी की जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आ रहे हैं जाके। 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा होती है। देखो ये याद रखना चाहिए, कभी भी जब दो रेलगाड़ियां, ठीक है, या कभी भी दो रेलगाड़ियां, ठीक, या एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या दो रेलगाड़ी आपस में एक दूसरे को पार करती है तो उनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है वो उनकी लंबाइयों का योग होती है। तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 640 प्लस, देखो पहली जो रेलगाड़ी उसकी लंबाई कितनी है 640 प्लस 920 तो उनके द्वारा चली गई इतनी दूरी हो जाएगी 1560, ठीक। तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, उनके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 1560 और वो 24 सेकेंड में, ठीक। और जब वो एक ही दिशा एक दूसरे विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी जो औसत चाल होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है जाके। तो यहां से क्या आ जाएगा, मान लिया दोनों चाल x1 x2 है, ठीक। तो x1 प्लस x2 बराबर 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, मतलब कि 8/5 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 1 12, 12 3 36, तो ये 10 से 0 चला गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की चाल क्या समान है, तो दोनों की चाल मान लिया s है तो 2s हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 13 × 18, तो ये काट देंगे 9 बार आ जाएगा, 13 9 117, तो 117 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी उन दोनों रेलगाड़ियों की चाल हो जाएगी। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का। आप लोग याद रखना चाहिए कि जो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे लिया गया समय होती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो एक सेट हम लोगों ने क्या किया समाप्त कर दिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे सेट की। अब हम लोग बात करते हैं देखो दूसरे सेट की। तो जैसे अगला सेट कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 90 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। देखो हम लोग पहले सीपी और एसपी में रेशियो निकाल लेंगे, जाके सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। देखो वो कह रहे हैं कि जो 90
उसको क्या होता है, यदि 50% का लाभ होता है, कहने मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 50% का लाभ 150 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया जाके, 2:3 आ गया। अब वो कह रहा है कि 90 मेजों का क्रय मूल्य, मतलब कि 2 × 90 मेजों का जो क्रय मूल्य है, ठीक, कह रहा है कि x मेजों के विक्रय मूल्य यहाँ कितना 3 है, तो x × 3 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि x का मान बताना है, तो 30 × 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये एक अच्छा सा तरीका है कि आप पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। कह रहा था कि 50% का लाभ होता है 100 रुपए की ईच पे, तो 50 में बेचेगा, तो 2 और 3 आ गया सीपी और एसपी में रेशियो, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो 90 यहाँ पे ये बन रहा था रिलेशन कि जो 90 का सीपी है वो एक्स मेजियो के एसपी के बराबर है, ठीक। तो सीपी का हमने मान रख दिया 2, ठीक है, 2 × 90 हो गया, एसपी का मान रख दिया यहाँ पे 3, तो ऐसे हमारी क्या वैल्यू आ गई है, एक्स का मान आ गया जाके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया औसत रन 61 है। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 68, 31 और 27 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो देखो, आप देखो, मान लीजिए पहले खिलाड़ी ने देखो 68 रन बनाए, दूसरे खिलाड़ी ने 31 बनाए, ठीक है, और जो तीसरा खिलाड़ी है उसने 27 बनाए, ठीक है, और चौथे खिलाड़ी ने मान लिया जाके 100 बनाए। और वो कह रहे हैं कि सबका औसत कितना है, 61 है। तो हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, या तो ये कितना कम है, ज्यादा है, 7 ज्यादा तो +7 कर देंगे, ये कितना कम है, 30 कम है तो -30 कर देंगे, ये कितना कम है, 34 कम है तो -34 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये चौथा इसको सबको बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 64 है, मैं 7 घटाएंगे तो माइनस का इनका वो कितना आएगा जाके, -57 आएगा, ठीक। तो अगर ये x इनको बैलेंस करेगा तो इसका मान कितना होना चाहिए, +57 होना चाहिए, ठीक। और प्लस ज्यादा होना चाहिए ना, किससे, 61 से, तो 61 को ऐड कर देंगे, तो चौथा जो नंबर होगा कितना आ जाएगा जाके, 118 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे जाके, ठीक है। तो वही कह रहा था कि चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 118 बनाए। देखो जो 61 औसत है चारों लोगों को तो रहेगा ही जाके, हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि ये 7 बनाते हैं ज्यादा, ये 30 कम बनाता है, 34 कम ज्यादा कम बनाता है, तो इनको हम लोग थोड़ा बैलेंस करेंगे जाके। तो -57 आ रहा है, तो ये +57 होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, 61 से, ठीक। तो मतलब कि कितने रन बनाएगा जाके, 118 रन बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि जान एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। देखो, तो जान एक काम को कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में, मार्क से एक काम को उसी काम को 8 घंटे में कर रहा है, ठीक। तो इनका दोनों के लिए 24 हो जाएगा, इसकी 6 24 3 क्षमता आ जाएगी, इसकी 4, इसकी 3 क्षमता आ जाएगी, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इसे 24 काम को करेंगे, 4 की क्षमता से कितना टाइम लगेगा जाके, 24/7 घंटे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि पी क्यू और आर का अनुपात 3:5:8 है। देखो जब पी क्यू आर का अनुपात है जाके पी, देखो जो पी रेशियो क्यू रेशियो आर का अनुपात है वो कितना है, 3:5:8 है। कह रहे यदि उनका योग 400 है, तो यहाँ कितना योग, अच्छा इनका योग कितना 400, लेकिन रेशियो में कितना योग है, 16 है। रेशियो में इनका योग कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा।
तो वो 16 का मान किसने कितना दिया, जबकि ऐसे कह रहा है 800 है। तो ये कह रहा है कि पी आर के बीच कितना अंतर है, तो पी और आर के बीच कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 दूनी 25, 30, 16 5 80, 25 25 125। तो पी और आर के बीच अंतर कितना आ जाएगा, 125 का आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल क्या कह रहे हैं कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती और फिर उसमें 25% की वृद्धि की जाती, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो 25% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है, 25% जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4। ठीक है, तो मान लो 4 में 1 की वृद्धि कर दी जाएगी तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। फिर से वो कह रहा 25% का, फिर से 4 से 5। तो पहले संख्या कितनी थी 16, अब कितनी हो गई 25। अब वो कह रहा है तो जो वृद्धि हुई उसमें कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए कि उसको मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो 25 में 9 की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 25 पे। तो 1/25 4% का मान 4 36%। ठीक, तो उसको कितने परसेंट की वृद्धि कमी करनी पड़ेगी, 36% की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2100 रुपए के मूलधन पर कितनी राशि धनराशि प्राप्त होगी। कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन देखो पिछले भी शिफ्ट में आया था, ठीक है ना, अब देखो फिर से आ गया है। देखो यहाँ पे हमको रेट कितनी दी है, रेट हमको दी है 35%। ठीक, तो जो 35% का मान होता है वो 7/20 होता है। कहने का मतलब पहले साल जो उसका प्रिंसिपल था 20 था, फिर अगले साल ब्याज 7 बढ़ गया, कितना हो गया 27। तो फिर ऐसे 20 से वो 27 हो गया। ठीक है, और फिर वो क्या कह रहा है कि तो जब हम लोग इनका स्क्वायर करेंगे जाके कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 400 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 729 आ जाएगा। आपसे वो ये बोल रहा है कि 2100 रुपए के मूलधन पर, तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा अमाउंट होता है। 2100 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कि वो अमाउंट पूछ रहा है। तो देखो 21,000 होगा जाके 2100, 21,500 कितना है, 21,500 ये हमारा मूलधन था, जबकि क्वेश्चन में मूलधन कितना है, मतलब ऐसे रेशियो में 400 है। वो आज से ये पूछ रहा है उसको कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, मतलब 729 वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, जब हमारे यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे इसका गुणा कैसे करेंगे। अभी हम लोग 4 को थोड़ा छोड़ देते हैं, बाद में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम लोग देखो 215 को 200 प्लस 15 करके लिख देंगे। ठीक, और 729। ठीक, तो अब देखो यहाँ ऐसा कैलकुलेशन आ गया, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस चीज पे देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 200 को गुणा करेंगे 29 दूनी, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जाके इसका हम लोग गुणा कैसे करेंगे, हम लोग पहले इसका गुणा कर लेंगे 15 करेगा 29 दूनी, देखो 200 को 7 दूनी 1400, 29 दूनी 58, मतलब कि 1458 डबल जीरो। ठीक, ये आ जाएगा। और जब 15 को गुणा करेंगे 15 में 135, 15 दूनी 30, और वहां पे हासिल 13 था 3 हासिल 4, 15 सत्ते 105, 4 109। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जाके इसको जोड़ लेंगे 5 3 7 6 5 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 15 6 7 3 5। यहाँ पे हम लोग 2 जीरो काटेंगे नहीं। ठीक है, हाँ सॉरी वो तो मैं 2 जीरो कट ही जाएंगे यहाँ से। तो हमने क्या करना है, यहाँ 4 से भाग करना है। ठीक, जब हम लोग 4 से यहाँ भाग करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 3 12, 4 9 36 आ जाएगा, 4 1 4, 4 और 32। ठीक है, 4 3 12,
ठीक है। तो 3918 करके कोई ऑप्शन है, 3918 3 करके कुछ ऑप्शन होगा जाके 75, लेकिन हम लोग इसके आगे कुछ नहीं करना, हम लोग यहीं से 39 करके ही मिल गया था, हमें आंसर को टिक कर देना चाहिए। कि जैसे ही हमारा 3 मिला था हमें तभी आंसर को टिक कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपए है, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो विक्रय मूल्य कितना है 1482, विक्रय मूल्य कितना है 1482 है, 22% की छूट देने के बाद परसेंट में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 78%, ठीक। तो 78% की वैल्यू कितनी दी है 1482, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। परसेंट कैंसिल हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे जाके इसको काट लेंगे जाके, 13 छंग 78, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 19 छक्का 114, तो 1900 रुपए क्या हो जाएगा उस क्वेश्चन का, मतलब इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 1900 रुपए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, उसकी औसत चाल कितनी है। देखो एक चीज हम लोग ये याद रखना है कि जो यहाँ पे उसने दूरी दे दी है, हमें उस दूरी से नहीं मतलब, बस उसने कह दिया समान दूरी है। तो मान लिया कि देखो, तो आपसे पूछ कह रहा है कि उनकी औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जब उसने 4 समान दूरियां दी हैं d प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो हम लोग उस चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो जो औसत चाल होती है हमारी, जो हमारी औसत चाल होती है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, ये होती है हमारी औसत चाल, ठीक। तो कुल दूरी से 4 समान दूरियां दी, मान लिया समान दूरी हम लोग 10 का यूज नहीं करेंगे, डी 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 करके 4 बार, तो 4d आ जाएगा। अब जब वो d दूरी को पहले किस चाल से, समय कितना आ जाएगा दूरी बटे 4, फिर वो d दूरी से किसी चाल से तय करेगा, फिर वो d दूरी को किसी चाल से तय करेगा और फिर वो d दूरी को किसी चाल से, ठीक। तो पहले वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे एक चीज हम ये देखेंगे कि जब यहाँ से d हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से d कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बाहर कितना आ जाएगा d आ जाएगा। तो इससे डी हमारा कैंसिल, तो 4 बटे 7, 14, 21, 28 कैंसिल कितना हो जाएगा 84, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, ठीक। तो इनका एलसीएम तो नीचे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और वो 84 फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक। और यहाँ 12 सत्ते 84 12 जुड़ेगा, ठीक। 14 छह 84 14 जुड़े 6 जुड़ेगा, 21 चौको 84 4, 28 3 84, तो 4 गुणे 84 बटे, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 18 4 22 3 25, ठीक। तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो इसका हम लोग जो क्योंकि 25 से भाग नहीं कर रहे हैं, मतलब भाग नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो 4 चौको 16 1 4 और 32 1 33, 336 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने 12 मान लो सेट कराया जाके 12 सेटों में कम से कम 4 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जाके, ठीक। तो जो चीजें ज्यादा बार रिपीट हो रही हैं उन चीजों को आप लोग प्रैक्टिस सेट के थ्रू भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या। देखो जब हमें कभी भी कुछ सम या विषम संख्या कह दे, उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जब कभी भी हमसे कह दे कि कितनी क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या है, ठीक, उनका एवरेज जब पूछता है, उनका जो एवरेज होता है अगर संख्याएं विषम है
ठीक है ना। अगर संख्याएं विषम है, जैसे कह रहा है 5, 7, 9, तो उनका जो एवरेज होता है बीच वाली संख्या ही होती है, ठीक है। तो कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो एवरेज ही उनमें से आगे दो संख्या होंगी आगे, क्योंकि जब n क्रमागत विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो मध्य की ही संख्या होती है, तो इसके आगे जाएगा 21 विषम संख्या की 23, और इसके पीछे मतलब नहीं कि वो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो 23 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी $450 में बेचता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जब 450 रुपए में वो एक घड़ी को बेच रहा है, ठीक, डॉलर में, तो उसको 10% क्या है, मतलब वो 90% की वैल्यू पूछ दिया है, 90 का मान दिया है, तो आपसे 100 का मान पूछ रहा है। 1095 तो $500 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करेगी,